हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे इंटरफ्रेंस के रिगार्डिंग। तो ये अगर आपको आते हैं आपका न्यूमेरिकल कोई भी नहीं रहेगा, इसका मतलब अपने आप ही निकल जाएगा। तो सबसे पहले जो मेरा पॉइंट है, सबसे पहले जैसे ही आपकी सिलेक्ट होती है दो, तो ये इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है और इसकी जो वेट है वो W1 एंड W2 है। तो ये सबसे पहले पॉइंट ये होता है, जो हमारी रेशियो ऑफ इंटेंसिटी है दोनों पॉइंट्स की I1/I2, वो स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। ये तो हमें मालूम ही है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शन टू स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड। यानी अगर इस स्लिट की इंटेंसिटी I1 है, इसमें से I2 जा रही है और ये A1 एंड A2 है, तो ये दोनों रेशियो बराबर होती है। और जो विड्थ की रेशियो है, स्लिट की जो विड्थ होगी वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शन होती है। यानी हम ये कह सकते हैं I1/I2 इक्वल टू A1 स्केयर बाई A2 स्केयर इज इक्वल टू W1/W2, वेयर W1 एंड W2 आर द विड्थ ऑफ द स्लिट्स। ठीक है। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी है। हमें वी नो द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी, बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी इज आई, जनरल की बात करें तो A1 स्केयर प्लस A2 स्केयर प्लस 2A1A2 कॉस फाई है। ठीक है, कॉस फाई है, तो ये हमें समझ में आ गया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी। और यू कैन राइट इंटेंसिटी इन अनदर फॉर्म, √I1, नो सॉरी, इधर मैं भी हमेशा लिखने में गलती कर, दिस वन इज I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 कॉस फाई। सर ये तो आप बहुत बार बता चुके हैं, तो बता तो चुका हूँ, लेकिन आप याद करिए ना इसको। ठीक है, चलो सर समझ में आ गया। तो इन दिस केस मैं जो आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आई मैक्स करते हो तो ये कॉस फाई +1 हो जाएगा। यानी मैं ये जो टर्म बचेगी इसको A1 प्लस A2 का होल स्केयर लिख सकता हूँ। एंड सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर ये कॉस फाई 1 हो गया मैक्सिमम के लिए, तो आई मैक्स के लिए, तो इसकी जो वैल्यू होगी √I1 प्लस I2 का होल स्केयर हो जाएगी। चलो सर ये क्लियर हो गया। तो अभी मैं इसकी बात करूँ आई मिनिमम की, तो कॉस फाई 0 होगा कि -1 होगा? सर वो -1 हो जाएगा, तो -1 लीजिए तो A1 माइनस A2 का होल स्केयर हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं √I1 माइनस √I2 का होल स्केयर। तो दीज आर द बेसिक फार्मूलाज। तो ये याद ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो अभी मैं ये कह सकता हूँ, इन दोनों को डिवाइड किया, तो इन दोनों को डिवाइड किया तो ये टर्म हमारी जो हम कह सकते हैं भाई ये अपॉन ये इज इक्वल टू आई मैक्स और आई मिन। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ, तो जो थर्ड पॉइंट है उसमें क्या है, अगर मैं मान लूँ I1 और I2 बराबर है, ठीक है, तो जो मेरा आई मैक्स का फॉर्मूला था तो वो मैं लिखूँगा √I1 की जगह भी, देखो फॉर्मूला तो ये √I1 प्लस √I2 का होल स्केयर है ना, अभी पिछले करके हैं। तो अगर मैं इसको बिल्कुल आराम से देखूँगा, √I1 I2 दोनों ही को मैंने I0 मान लिया है, दोनों की इंटेंसिटी I0 ले ली, तो यानी √I0 प्लस √I0 यानी 2√I0 हो जाएगा। 2√I0 का जब हम स्केयर करेंगे तो 2 जा कितना हो जाएगा 4, और √I0 का स्केयर करेंगे तो I0, यानी जो हमारी आई मैक्सिमम है, अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम है तो वो 4I0 के बराबर होती है। कई बच्चे कहते हैं सर डबल हो जाएगी, डबल नहीं 4 टाइम हो जाती है। सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी जो है वो 4I0 है, अगर हमारे एक स्लिट में से इंटेंसिटी I0 निकल रही है। ठीक है, चलो सर ये समझ में आ गया। तो अभी मैं मिनिमम की बात करूँ इसी केस में, तो जो हमारा मिनिमम है तो मिनिमम के लिए हमें मालूम है तो √I1 और अगर √I2 बराबर होंगे तो √I1 माइनस √I2 हो जाता है। तो ये दोनों बराबर ही हो गए, तो ये तो कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, यानी मिनिमम की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 0। तो चलो सर ये थर्ड भी पॉइंट हमें याद हो गया। ठीक है, अभी हम फोर्थ पॉइंट की तरफ देखते हैं। तो फोर्थ पॉइंट में क्या है, सपोज मैंने क्या मान लिया, ये जो हमारा अपरेटस है, सपोज ये हमारा अपरेटस है पूरे का पूरा, ये इसकी अभी जो फ्रिंज विड्थ है वो है λ/d जनरल, क्योंकि ये हमें फॉर्मूला मालूम है, ये डिस्टेंस d है और स्लिट के बीच में डिस्टेंस छोटा d है, तो जो भी फ्रिंजेस बनेंगी उसकी जो फ्रिंज विड्थ होती है उसका ये फॉर्मूला होता है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे होल अपरेटस को पानी में डुबो दिया। सपोज ये मैंने वाटर ले लिया, सारा पानी में है सपोज। अब जो इसकी फ्रिंज विड्थ है उसमें क्या चेंजेस आएंगे, देखो व्हेन यू डेप्थ द होल सिस्टम इन द वाटर, आपका छोटा डी क्या रहा सर सेम, वो तो चेंज ही नहीं हुआ। बड़ा डी क्या रहा सर, वो भी सेम रहा। तो फ्रिंज विड्थ तब चेंज होगी अगर लैम्डा चेंज होगा। ठीक है, तो अभी लैम्डा का चेंजेस देखो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया म्यू है, लिक्विड का जो भी डाला आपने उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया। तो आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, जो एक क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी,
वो हमेशा ही सेम रहती है लाइट की। मीडियम के साथ एक ही चीज़ है जो चेंज नहीं होती, उसको फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। सर ये क्यों नहीं चेंज होती? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचर ऑफ सोर्स, जहाँ से सोर्स जनरेट होता है यानी लाइट जहाँ से पैदा होती है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो हमें मालूम है अगर फ्रीक्वेंसी है तो ये हमें मालूम है जो वेलोसिटी होती है वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होती है, यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी अगर मैं एयर में बोलूँ तो सी थी, वेवलेंथ लैम्डा थी, अगर मैं मीडियम बोलूँ तो वेलोसिटी वी होगी और वेवलेंथ लैम्डा डैश होगी। तो जो हमारी वेलोसिटी है, यानी मैं ये कहूँ लैम्डा, अगर मैं बोलूँ तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए इसको ध्यान से चेक कीजिए, क्रॉस करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू सी लैम्डा डैश अपॉन वी। ठीक है, तो सर इससे भी इजी कीजिए ना, इतना टफ क्यों कर रहे हैं? सर हो गया, मुझे ये बताइए लैम्डा सी बाई वी क्या होता है? सर दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज लैम्डा डैश, यानी लैम्डा डैश कितना आ गया सर? लैम्डा बाई म्यू। तो ये हमें याद होना चाहिए, दिस इज द बेसिक रूल। तो ये आपको याद नहीं होगा तो करेंगे क्या? तो इसको मैं ऊपर लिख दूँ, बढ़िया बात है, लैम्डा डैश, दिस इज द रिजल्ट दैट यू हैव टू लर्न। इसमें लिखते हैं लैम्डा डैश एन इज इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू। तो जब हमने डिप किया उसकी फ्रिंज विड्थ के बारे में बोलना है तो हम क्या करेंगे, एयर में फ्रिंज विड्थ कितनी थी? बीटा, तो बीटा इक्वल टू कितना है? लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, अब वाटर में डिप कर दिया तो उसकी फ्रिंज विड्थ कितनी आएगी सर? बीटा डैश मान ली, लैम्डा डैश अपॉन डी बाई डी, डी डी तो सेम रहा, इन दोनों को डिवाइड किया तो बीटा बाई बीटा, बीटा डैश बाई बीटा, ये कितना आ गया? दैट इज लैम्डा डैश बाई लैम्डा। लैम्डा डैश बाई लैम्डा प्रीवियस स्लाइड में देखते हैं, लैम्डा डैश बाई लैम्डा 1/म्यू आ जाएगा, तो मैं इसको 1/म्यू लिख सकता हूँ। तो मेरी बीटा डैश कितनी आ गई? बीटा बाई म्यू। तो ये शॉर्टकट हो गया ना। यानी अगर आपकी फ्रिंज विड्थ एयर में 2 mm है, एयर में, तो अगर वाटर में पूछेंगे तो कितनी हो जाएगी सर? वो हो जाएगी बीटा डैश इक्वल टू 2 mm बीटा अपॉन म्यू। म्यू का वाटर का कितना होता है? 4/3, और दिस वन इज बीटा डैश। ठीक है, जब 1.33 ले लीजिए तो ये सिंपल है। तो आपको फ्रिंज विड्थ निकालनी है, किसी मीडियम में डिप किया तो बीटा डैश इज बीटा बाई म्यू, यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला, बीटा डैश इक्वल टू बीटा बाई म्यू। तो ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें नेक्स्ट है, तो ये थोड़ा बड़ा है, इसको मैंने लिख दिया, इफ एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट एन वंथ ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू वेवलेंथ लैम्डा 1 coincide with n2th bright fringe due to wavelength lambda 2, देन एक इसकी कंडीशन बनेगी। तो ये मैंने लिखा है, बच्चे को तो समझ में नहीं आता क्या लिखा क्या। ठीक है, तो पहले इसको इलेबोरेट करते हैं। सपोज ये मैंने मान लिया ये हमारी 2 स्लिट्स बन गई। ठीक है, ये हमारी स्क्रीन आ गई। अब हमने क्या कर दिया, 2 कलर की लाइट ले ली। तो जब हम डिफरेंट कलर्स की लाइट ले लेते हैं, सपोज मैंने पहले ले ली रेड कलर की लाइट। ठीक है, रेड कलर की लाइट ली तो क्या हुआ, सोर्स 1 से यहाँ से लाइट यहाँ गई और यहाँ से यहाँ लाइट आई और इसकी फ्रिंजेस बन गई। ठीक है, क्या बन गई इसकी फ्रिंजेस? यस वन, यस वन और यस टू होगी। सपोज मैंने मान लिया, ठीक है, मैंने मान लिया ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाई है, और ये रेड कलर के लिए, अगर मैं इसको रेड कलर ही लिख दूँ तो ये वाई जो रेड कलर के लिए है, यहाँ पर इसका कोई मैक्सिमा बना, यानी मैक्सिमा और मिनिमा कुछ भी बन सकता है। ठीक है, अब मैंने कलर ऑफ लाइट चेंज कर लिया। मैंने सपोज कलर ऑफ लाइट ग्रीन ले लेता हूँ मैं। अगर मैं ग्रीन कलर का लाइट लेता हूँ तो, क्योंकि देखो जो पोजीशन का फॉर्मूला होता है वो अलग होता है, वो होता है वाई इक्वल टू कितना? लैम्डा डी बाई डी, या मैक्सिमा अगर करें तो एन लैम्डा डी बाई डी। तो अगर ग्रीन कलर की लैम्डा अलग गया है, अगर मैं रेड कलर की लूँ तो रेड कलर की लैम्डा अलग है। तो अगर मैं बोलूँ कोई भी मैक्सिमा, तो अगर फोर्थ मैक्सिमा इसका बोला और इसका बोला तो दोनों कोइंसाइड थोड़ा नहीं करेंगे, दोनों का वाई तो अलग अलग आएगा क्योंकि दोनों का लैम्डा क्या है? अलग अलग है। तो हम ऐसे बताना चाह रहे हैं, अगर मैं ग्रीन कलर की लाइट यहाँ से ले लूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ से ग्रीन कलर की लाइट ले ली और ये ग्रीन कलर की लाइट यहाँ पहुँची और यहाँ से भी ग्रीन कलर की लाइट पहुँची यहाँ पर। तो एक बात बताइए, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो मैक्सिमा होगा, जो रेड कलर की लाइट का मैक्सिमा अगर चौथे नंबर वाला है
तो ग्रीन कलर का चौथे वाला होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दोनों का लैम्डा अलग अलग है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या कंडीशन होती है, आपने ये मानना है भी, अगर देखो एक सब्जेक्टिव मेथड है एक ऑब्जेक्टिव मेथड है। मेरे को ये मालूम है, देखो वाई रेड वाला इज इक्वल टू वाई ग्रीन वाला। ऐसा क्यों सर? देखो अगर दोनों में ओवरलैप होना है, यहाँ पर कोई भी मैक्सिमा जो मिनिमम ओवरलैप होगा तो दोनों के वाई सेम होंगे। वाई तो यहाँ से है ना, तो ये डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम है। तो वाई इज इक्वल टू, अगर मैं रेड वाले की बात बोलूँ तो उसके जो मैक्सिमा की पोजीशन है वाई की वो होगी n1 लैम्डा 1 डी बाई डी। बड़ा डी तो दोनों के लिए सेम है, छोटा डी भी दोनों के लिए सेम है, लेकिन कौन सा मैक्सिमा या कौन सा मिनिमा है ये हमें n1 पोजीशन नहीं मालूम। मैंने मान लिया n1 मतलब रेड लाइट के लिए। और मैं ग्रीन लाइट के लिए लूँ तो ग्रीन लाइट के लिए जो मेरा y आएगा वो आएगा n2 मैक्सिमा की पोजीशन लैम्डा 2 डी बाई डी। तो डी बाई डी तो कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर दोनों चीज़ें कंसाइड करेंगी दोनों की। अगर n1 लैम्डा 1 किसके बराबर हो, n2 लैम्डा 2 के, तो ये तो मैंने बता दिया। दोनों कंसाइड सेंट्रल मैक्सिमा से तब करेंगे जब इसका प्रोडक्ट सेम हो। तो अभी सब्जेक्टिव में क्या मानते हैं वो ये मानते हैं, इसको समझने की कोशिश करो, वैसे समझ में आता नहीं है। सपोज मैं यहाँ से भागा ग्रीन कलर वाला बंदा और मेरे साथ रेड कलर वाला भागा, दोनों की स्पीड सेम तो होगी नहीं, दोनों की स्पीड अलग अलग होगी, भागे इकट्ठे ही। सपोज यहाँ किसी भी पॉइंट पे यहाँ पर मैं पहुँच गया और मैंने 3 चक्कर लगा लिए, 3 राउंड, और ये रेड वाला पीछे रह गया, तो ग्रीन वाला पीछे रह गया। और ग्रीन वाले ने जब तक मैंने यहाँ तक पहुँचा 3 चक्कर हो चुके थे, और रेड वाला यहाँ पर पहुँचा और रेड के 2 ही चक्कर हुए हैं। यानी कहने का मतलब है रेड 2 बार घूमा और मैं 1 चक्कर ज़्यादा घूम के इसको क्रॉस कर गया। तो यानी मेरे और इसके चक्कर में कितना का फ़र्क हुआ सर? 1 का फ़र्क हुआ। यानी जब भी ये दोनों मिलेंगे तो पहली बार 1 चक्कर का गैप होगा, दूसरी बार 2 चक्कर का गैप होगा, तीसरी बार 30 का चक्कर का गैप होगा। ऐसे ही वो कहते हैं जैसे स्क्रीन में ये मैक्सिमा है, फिर ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा है, फिर ये मैक्सिमा है, फिर मिनिमा आएगा। तो कहते हैं जैसे अगर मैं रेड कलर की बात करूं तो ये उसका सपोज ये एक मिनिमा है, ये मैक्सिमा आ गया, फिर ये मिनिमा आ गया, फिर ये मैक्सिमा आ गया, फिर ये मिनिमा आ गया इसका, फिर ये मैक्सिमा आ गया, फिर ये मिनिमा आ गया। तो वो ये कहना चाहते हैं इन दोनों में जब n का 1 का गैप होगा तब ये दोनों मैच होंगे। सर समझ में नहीं आया? ये अभी आपका फॉर्मूला आया था n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2। वो ऐसे ही कहना चाहते हैं जैसे ये दोनों बच्चे जब भी मिलेंगे उसके में सबसे पहली बार जब मिलेंगे तो इनका 1 राउंड का फ़र्क होगा। ऐसे ही वो कहते हैं n1 और n2 में 1 का फ़र्क होगा। अगर मैं यहाँ पर n+1 डालता हूँ लैम्डा 1 के लिए, तो इधर मैं डालूँगा n लैम्डा 2 के लिए, क्योंकि दोनों में पहले 1 का फ़र्क होगा। सर n किसका ज़्यादा होगा? n+1 जिधर होगा उसकी वेवलेंथ की वैल्यू कम होगी, ठीक है, और इधर की वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर आपको 5000 एंगस्ट्रॉम दिए हैं तो इधर ले लीजिए, 6000 एंगस्ट्रॉम 4000 दिए हैं तो इधर ले लीजिए, इसका n+1 कर लीजिए। तो क्योंकि सिंपल सी बात, अगर बेटा ये n+1 है तो इसकी वैल्यू तो कम ही होगी ना, तो ही प्रोडक्ट दोनों का बराबर होगा। यानी अगर आपको कैसे भी क्वेश्चन आए ओवरलैपिंग का, वो पूछें कौन सी फ्रिंज कौन से कलर की ओवरलैप करेगी सेम वाई के लिए, तो आपने n+1 लैम्डा इक्वल टू n लैम्डा डाल देना। ये ध्यान रखना है जिसका लैम्डा छोटा है उसका n+1 लेना, जिसका बड़ा है उसका n ले लेना है, ठीक है। 6 पॉइंट देखते हैं हम, एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बच्चे देखते ही नहीं हैं ये कैसे आती है एंगुलर पोजीशन। सपोज मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये स्लिट ले ली, ये जो हमारा थीटा आता है ना, ये सेंट्रल मैक्सिम वाली लाइन होगी है ना, ये सेंट्रल मैक्सिम। तो ये जो हमारा किसी भी पोजीशन पे जो थीटा आता है इसको हम एंगुलर पोजीशन कहते हैं। थीटा क्या होता है? थीटा होता है ये y बाय ये d हो गया। तो जनरली एंगुलर पोजीशन को टेंजेंट थीटा से ही निकाल लेते हैं, y बाय d बोल देते हैं। तो थीटा इज़ y बाय d, दिस इज एंगुलर पोजीशन। अगर ये थीटा इक्वल टू y बाई डी, तो ऐसे आ गया। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ y? सो y इज इक्वल टू n लैम्डा d बाई डी, d बाई डी, y इक्वल टू n लैम्डा d बाई डी, और नीचे एक d और पड़ी है फॉर्मूले के बीच में, तो डी क्या हो गया? दिस इज द पोजीशन ऑफ थीटा। मतलब एंगुलर पोजीशन का फॉर्मूला अगर आपसे पूछ ले 7th मैक्सिमा कहाँ है एंगुलर पोजीशन बताओ, तो आप बोलेंगे थीटा 7 इज इक्वल टू 7 लैम्डा डी।
इज द एंगुलर पोजीशन। तो ऐसे निकालनी है एंगुलर पोजीशन, ठीक है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया। अगर एंगुलर इसके बाद ही अगर मैं बोलूँ 7वां पॉइंट बना दूँ, व्हाट इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो इसको एंगुलर फ्रिंज विड्थ ये पूछ सकते हैं। तो आपको जब नाम ही नहीं पता होंगे आप करेंगे क्या? बात तो ये, आपको नाम ही नहीं पता होते किसका नाम क्या है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होता है, बीटा का फॉर्मूला क्या होता है फ्रिंज विड्थ का, लैम्डा डी बाई डी। तो आपको मालूम है जब भी एंगुलर पोजीशन बोलनी है तो ये डी खाना, तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज थीटा क्या होता है, लैम्डा बाई डी। दिस इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ। किसी भी मैक्सिमा और दूसरे मैक्सिमा मतलब कॉन्टीन्यूस मैक्सिमा में जो एंगल का फ़र्क होता है वो लैम्डा बाई डी होता है। चलो सर ये भी ठीक है, तो ये भी हमें क्लियर हो गया। तो सिंपल ही है ये भी। नाउ देखते हैं शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सो व्हाट इज सेंट्रल मैक्सिमा? सेंट्रल मैक्सिमा वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस ज़ीरो हो। पाथ डिफरेंस क्या हो, ज़ीरो हो। जैसे देखो ये मैंने स्क्रीन ले ली, ये स्क्रीन ले ली, यहाँ से लाइट यहाँ पर पहुँची और यहाँ से बिल्कुल सेंटर पे पहुँची, ये दोनों डिस्टेंस सेम है, यानी इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस ज़ीरो है, तो करके इसको सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, ठीक है। सर एक बात बताओ, अभी ये चीज़ ये जो हमने रखी है ये बिल्कुल सेंटर पे रखी है, अगर इसको ऊपर या नीचे ले जाएं फिर क्या हो? अगर मैंने मान लिया मैं इसको ऊपर ले गया, सपोज मैंने ये सोर्स इधर ले दिया, अब सेंट्रल मैक्सिमा देखो यहाँ से लेके यहाँ तक लाइट गई, यहाँ से लेके यहाँ तक गई, यहाँ से लेके यहाँ तक गई और यहाँ से लेके यहाँ तक गई। यहाँ से लेके जितना टाइम यहाँ तक लगेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक लगा, और ये दोनों डिस्टेंस यानी मैं बोलूँ एस, ये ऐसे लिखेंगे इसको, S1 प्लस S1P इज इक्वल टू S2 प्लस S2P। तो यानी ये जो रास्ता है इसका डिस्टेंस सेम है, तो ये पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर पाथ डिफरेंस जीरो है, यानी सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब है अगर आप सोर्स को इधर से ऊपर लेके जाएंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, अगर सोर्स को यहाँ से नीचे ले जाएं तो सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा वो पोजीशन है जहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब कहने का मतलब है सेंट्रल मैक्सिमा वहाँ होता है जहाँ पाथ डिफरेंस जीरो हो, फेज डिफरेंस भी जीरो होता है। तो ये आपको याद करना, पाथ एंड बोथ फेज डिफरेंस आर जीरो when we are dealing with the position of central maximum। एक बेटा आपको ना कन्वर्जन आनी चाहिए, तो ये तो वैसे आपको ज़्यादा पता ही है, मतलब व्हाट इज रिलेशन विद फेज एंड पाथ डिफरेंस। तो रिलेशन विद फेज एंड पाथ डिफरेंस इज 2πx/λ। जनरली ना आपको क्वेश्चन में x दे देंगे, तो अगर x देंगे तो कंफ्यूज नहीं होना, आपने सबसे पहले x से फाई निकालना है। जब फाई आ गया तब आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला मालूम ही है, I=I1I2 प्लस 2√I1I2 cos फाई, एंड देन यू अप्लाई दिस वन। तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर यू शुड नो दिस वन बी। ये चीज़ तब निकलेगी जब आपको ये फॉर्मूला आएगा, दैट इज फाई इज इक्वल टू 2πx/λ। दिस वन इज इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको सीरियस लो, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई, अगर आप जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, अगर आप देखो इसमें ना सारे में मोनोक्रोमेटिक रे यूज़ होती हैं इंटरफेरेंस में। कौन सी रेज? मोनोक्रोमेटिक मीन्स सिंगल वेवलेंथ वाली, जिसकी वेवलेंथ क्या हो, सिंगल हो। अगर सिंगल वेवलेंथ की यूज़ करेंगे तो आराम से फ्रिंजेस बनती हैं। अगर मैं इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को वाइट लाइट से कन्वर्ट कर दूं, कौन सी लाइट से? वाइट लाइट से, तो फ्रिंजेस का क्या कन्वर्जन होगा, क्या बनेगा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो आंसर है अलग अलग तरीके से बताए जाते हैं, तो आप इस चीज़ को समझिए। सपोज ये मैंने मान लिया स्लिट है, और अगर मैं यहाँ पर सोर्स वाइट लाइट का रख दूँ तो चक्कर पड़ जाएगा। वाइट लाइट से क्या होगा, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है ये तो वाइट ही बनेगी, पहले ये याद करना है। वाइट कलर लेंगे सेंट्रल मैक्सिमा वाइट ही बनेगी, क्योंकि सबका पाथ डिफरेंस ज़ीरो है तो फेज डिफरेंस भी ज़ीरो होगा, तो फेज डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा, यानी यहाँ पर सारे के सारे लाइट के जो कलर हैं वो सही समय पे मिलेंगे, तो जिसके कारण जो वाइट कलर की लाइट है वो वाइट कलर में ही रहेगी, यानी हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमम वाइट ही रहेगा, ठीक है सर। इसके बाद हम बात करें, अगर हमारी जो फ्रिंजेस आएंगी, इसके बाद हमारी कलर फ्रिंजेस आएंगी। कलर फ्रिंजेस सर क्यों कलर फ्रिंजेस आएंगी? देखो किसी भी पोजीशन ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा का उस पोजीशन ऑफ मैक्सिमम y = n λ d/d होता है। अभी मैं बात करूं विबग्योर लिखूं
तो ये बात है भाई, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका वाई भी ज़्यादा होगा। यानी जो रेड कलर है, अगर मैं कलर्ड फ्रिंज बनाऊँ तो सपोज़ ये सेंट्रल मैक्सिमा मान लिया, ये सेंट्रल मैक्सिमा, इसको वाइट कलर का करने का कोई फ़ायदा तो नहीं है क्योंकि मेरी स्क्रीन ही वाइट है, तो वो तो वाइट होने से रही। तो हम ये बात करते हैं, चलो वाइट कलर कर देता हूँ, लेकिन वो आपको वाइट फिर थोड़ा सा ऐसा नज़र आएगा, वाइट ही वाइट नज़र आएगा। देखो ये वाइट कर दी मैंने इसको, ये सेंट्रल मैक्सिमा वाइट होगी। इसके बाद जो फ्रिंजेस आएंगी वो कलर आएंगी। तो सबसे पहले, क्योंकि जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, उसका वाई भी सबसे ज़्यादा होगा, यानी वाई यानी रेड कलर सबसे दूर मिलेगा और सबसे नज़दीक कौन सा कलर मिलेगा, वॉयलेट मिलेगा। तो हम कह सकते हैं सबसे नज़दीक वॉयलेट मिलेगा, तो यहाँ पर वॉयलेट मिल गया। तो ये जो फ्रिंजेस हैं वॉयलेट के बाद विबग्योर के हिसाब से फ्रिंजेस बनेगी, तो ये सबके ऐसे बनेगी कलर्ड फ्रिंजेस। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर मिनिमा आएगा। अच्छा, मिनिमा सबसे पहले देखो, सबसे पहले वॉयलेट कलर आना है। तो देखो कभी भी हम ऐसे शुरू करते हैं तो ये सेंट्रल मैक्सिमा होता है, फिर मिनिमा आता है, फिर क्या आता है, मैक्सिमा। यानी सबसे पहले वॉयलेट कलर का मिनिमा आएगा। सॉरी, ये क्या बोली जा रही है, देखो कलर फ्रिंजेस बननी है, कलर फ्रिंजेस में सबसे वाई कम किसका है, वॉयलेट का। तो सबसे पहले वॉयलेट कलर मिलना है यहाँ पर, ठीक है। तो वॉयलेट कलर से पहले वॉयलेट का मिनिमा मिलना है। तो वॉयलेट का जो मिनिमा है एक्चुअली में वो वॉयलेट का मिनिमा रेड कलर का। देखो वॉयलेट का मिनिमा मतलब वॉयलेट नहीं है, और वॉयलेट का मिनिमा कौन होता है, रेड कलर होता है। यानी आप स्किन के सेंट्रल मैक्सिमा से जब ऊपर चलेंगे तो आपको सबसे पहला कलर रेड मिलेगा जो कि वॉयलेट का मिनिमा है। उसके बाद क्या मिलेगा सर, उसके बाद वॉयलेट मिलेगा। तो इसके अलग अलग जवाब हैं। अब अगर आपको सब्जेक्टिव में पूछें तो सबसे पहले सेंट्रल मैक्सिमा से कौन सा कलर मिलेगा, तो आप कहेंगे सर वॉयलेट मिलेगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछें तो कहेंगे वॉयलेट का मिनिमा यानी रेड मिलेगा। तो ऐसे सबके मिनिमा नहीं मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता। मैंने ये बताया अगर वाइट लाइट को आप मोनोक्रोमेटिक लाइट को वाइट लाइट से रिप्लेस करते हैं तो आपकी फ्रिंजेस जो हैं वो क्या बनेगी, कलर्ड फ्रिंजेस बनेगी, जिसकी वाई उसका ज़्यादा होगा, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। इवन की फ्रिंज विड्थ भी अलग अलग होगी क्योंकि बीटा का फार्मूला भी लैम्डा डी/डी है। सबसे ज़्यादा जो फ्रिंज है वो रेड कलर की होगी, आपको सबसे ज़्यादा मोटा कलर रेड का नजर आएगा। अगर मैं स्क्रीन के बहुत दूर यहाँ की और यहाँ की बात करूँ तो ये डिस्टेंस इन्फिनाइट माने जाते हैं स्क्रीन के लिए, और इन्फिनाइट डिस्टेंस में पावर डिफरेंस 0 मान लिया जाता है क्योंकि बहुत दूर है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, इन दोनों में डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं माना जाता अगर बहुत दूर चल जाएं, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम होता है। यानी हमें दोबारा से वाइट नज़र आएगा ऊपर और नीचे भी, यानी सेंट्रल मैक्सिमा वाइट और बहुत फार एंड्स पे भी वाइट, क्योंकि वहाँ पर हम पावर डिफरेंस जैसे सेंट्रल मैक्सिमा में 0 मानते हैं इधर भी 0 मान लेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, कंप्लीट करो इसको और अच्छी तरीके से समझो।